हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है पर्यावरण की वीडियो। तो इसमें हम 2015 से 2022 तक के जितने भी प्रश्न बने हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये एक तरह से महामैराथन क्लास होने वाली है। जितने भी प्रश्न आए हैं वह सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं पिछले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच जाए। और इससे पहले हिस्ट्री की पूरी वीडियो कंप्लीट है और भारत का भूगोल कंप्लीट है और इसके अलावा भौतिक विज्ञान वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये लिए हैं हमने पर्यावरण से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र या फिर वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट होगा हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। तो प्रश्नगत सभी युग्म पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, परंतु जो हरे पौधे हैं ये पारिस्थितिक तंत्र, ये सही सुमेलित विकल्प दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। और आप क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या पर भी ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, और साथ ही साथ एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें। मेरे बताने से पहले आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दी है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो कूट है वह सही है। तो देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3421 3421। ठीक है, इसमें सही हो जाएगा 3421। तो खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हैं और सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश ये मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। वन अपरोपण से वर्षा में कमी आती है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है। नाभिकीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। तो कौन सा दे सकता है, यह है ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस संयंत्र। तो बायोगैस संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों प्रदान करता है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। इसमें सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या फिर आवासीय विनाश। तो 47 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। कपास, गन्ना, जेट्रोफा या फिर आलू। तो बायोडीजल की फसल कौन सी है, तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हुए हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1965 में, 1970 में, 1972 में या फिर 1975 में। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1972 में पारित किया गया था। देश के पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु इस अधिनियम का निर्माण किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो बताइए कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, थार का रेगिस्तान है या फिर बंगाल की खाड़ी? तो 53 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। दिए गए विकल्पों में जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भोजन है, औषधि है, औद्योगिक उपयोग है या फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है यह है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर फर्न? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। ये प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या फिर सौर सेल? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्नगत विकल्पों में यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर छोटा नागपुर पठार? तो निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार ये पश्चिमी घाट, इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं राष्ट्रीय पार्क और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो जो सबसे पहले है ये है दाचीगम। दाचीगम कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। दाचीगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। सरिस्का ये है राजस्थान में। बांदीपुर ये है कर्नाटक में। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा या फिर ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो इसमें जो सही सुमेलित है ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड है इससे ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण की वजह से दांत हमारे खराब होते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल गैस त्रासदी में लीक जो हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, और जो ओजोन रिक्तता है ये चर्म कैंसर से संबंधित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। तो ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीवी रमन, जेसी बॉस, सीवी देसाई, या फिर एच खुराना। तो किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर एस बी देसाई ने। ये किसने किया था? डॉक्टर एस बी देसाई ने 1930 के दशक में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, या फिर जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। तो डिक्लोफिनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में तथा बुखार के इलाज में किया जाता है। लेकिन जब डिक्लोफिनेक सोडियम के प्रयोग के दौरान पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में करोड़ों गिद्धों की मौत हो चुकी है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, या फिर डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। तो सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फार्मल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटिन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अतः इसका सबसे जो निकटतम उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकल्प सी आंसर इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। तो भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। भारत के विभिन्न राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ आदि में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। उल्लेखनीय है कि भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक है ना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है, या फिर यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो 49 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अतः पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसके अंतर्गत पर्यावरण तथा जीवित जीवों के मध्य ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। अच्छा, इसकी प्रमुख विशेषताएं भी हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है। पहला होता है ऊर्जा संगठक, दूसरा है जैविक या बायोम संगठक, और तीसरा है अजैविक या भौतिक संगठक। और इसके अलावा इसकी विशेषताएं हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है।
पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता भी होती है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्म पराग, वृक्ष वलय वृद्धि या फिर इवेपोराइट निक्षेप। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए आइस कोर। तो हिम तत्व यानी कि आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता, विषुव अयन या फिर सौर किरणित ऊर्जा। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, यानी कि सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण। तो मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित हैं। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता, विषुव अयन इस सिद्धांत के अंग हैं। सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर ऑस्ट्रिया। तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया को। तो मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूह है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां तथा उच्च संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इन देशों को अत्यधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। पर्यावरण से संबंधित अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने वर्ष 1998 यानी कि 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एवं भारत जैसे देश शामिल हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय बंध, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश या फिर उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो ये है ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल। ठीक है, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997 में। लास्ट है कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, अतः विकल्प इसमें डी सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरवन, गहीरमाथा या फिर मन्नार की खाड़ी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? चीन ने, यूके ने, स्विट्जरलैंड ने या फिर ब्राज़ील ने। तो ये किसने किया है? ये किया ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील ने। वर्ष 1976 से ही ब्राज़ील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरबन है, पश्चिमी घाट है, मनास है या फिर चेरापूंजी है। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र
और सुडालैंड। ठीक है, 4 हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र एवं सुंडालैंड। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु या फिर पोषण स्तरों की कम संख्या। तो 58 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। इस प्रकार जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, या फिर सागरीय जल में अवसादों का जमाव, या फिर वैश्विक ऊष्मन। तो उसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें क्वेश्चन हमसे बोला था कि निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट होगा वैश्विक ऊष्मन। तो प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरणीय दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती हैं। तो दिए गए विकल्पों में प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये है वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, या फिर प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2, CH4, NO2 या फिर O2। तो कौन सी इनमें से नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, O2। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, के अनुसार ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह गैसें वे हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। तो इनमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? तो देखो ये होती है, एक CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होती है H2O यानी कि जल वाष्प, तीसरी होती है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, मीथेन होती है CH4, ओजोन होती है O3, जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। लेकिन इन सभी में कौन सी नहीं है? तो ऑक्सीजन O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या फिर शीतोष्ण वनों में। तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास ही विस्तृत हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर उपयुक्त सभी। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी, यानी कि मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो अगर हम उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें कि मृदा प्रदूषण आता है, जल प्रदूषण आता है, वायु प्रदूषण आता है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से
मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। वन, झील तथा घास का मैदान ये क्या है? ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि जो धान का खेत है ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसमें जो सही है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त जो ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है, एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है या फिर प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है? तो ये क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। तो शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस मच्छी होने पर वह द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो दोनों ही है मानव, प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो क्या है मुख्य कारण? आवासीय प्रदूषण है, विदेशी प्रजातियों का समावेश है, अत्यधिक दोहन है या फिर प्राकृतिक आवासीय विनाश है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइट? तो कौन से है? ये है ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर होगा, नाइट्रेट है। तो वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ एक यौगिक है जो वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या फिर एथेन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन हो जाएगी, है ना। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या फिर 5 माइक्रोन से कम? तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो कितना होता है? ये होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। तो श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हों कि श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश कर सकें। जो हम सांस लेते हैं उसके दौरान क्या हो कि इतने सूक्ष्म कण होते हैं जो कि हमारे फेफड़े में प्रवेश कर सकें। तो ये 5 माइक्रोन से छोटे यानी कि लगभग 2.5 माइक्रोन आकार वाले ये हवा में तैरते सूक्ष्म कण नासिका झिल्ली द्वारा रोके नहीं जा सकते और परिणाम स्वरूप ये श्वसन द्वारा फेफड़े में पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जबकि 5 माइक्रोन से बड़े निलंबित कण नासिका झिल्ली द्वारा रोक लिए जाते हैं और तथा वे फेफड़ों में नहीं पहुंच पाते। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, अब हमें बताना है, इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसमें हमें बताना है कि क्या इसमें राइट दिया गया है। तो देखो, जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है,
वन, चारागाह, कृषि, भूमि, नदीय जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। इसी तरह इसमें जो कथन एवं कारण वो दोनों सही हैं तथा जो कारण दिया गया है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये हुई थी 1936 में हैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। यह उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, या फिर जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, या भूदृश्य, या फिर जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र। तो हमें बताना है कि कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। तो उसमें सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस स्रोत। तो एक तरफ हमें ग्रीन हाउस गैस दी है और दूसरी तरफ उनके स्रोत दिए गए हैं, तो हमें पूछा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखो इसमें जो पहला दिया गया है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, या सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर वायु की गति बढ़ जाती है। तो देखो इसमें जो सही दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है, यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है। लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, या फिर विश्व बैंक का? तो ये किसका है? ये है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण कारक है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है।
साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक और उनकी होने वाली बीमारी। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, सबसे पहले है पारा, तो ये मिनी माता बीमारी, कैडमियम इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर फ्लोराइड आयन अपच। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी को छोड़कर शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। फ्लोराइड आयन की अधिकता से ये दांतों की बीमारी जैसे फ्लूरोसिस कहा जाता है, ये बीमारी होती है। इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वह प्रभावित होता है तथा दांतों में पीलापन आ जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.02%, 0.03%, 0.04% या फिर 0.05%। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। ठीक है, 0.03% इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो पहला है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन जो तंबाकू निषेध दिवस है ये 5 मई को नहीं मनाया जाता। तो इसमें हमसे क्या पूछा था? सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। तो इस दिवस का एकमात्र उद्देश्य क्या है? लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना एवं इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। अतः विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है, जो कि अविष्ट उत्तर है। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जैव विविधता का अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, या फिर जल प्रदूषण से। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। तो उपयुक्त चारों कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन से यह भी पुष्टि की जा चुकी है कि प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से सबसे बड़ी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को अनुकूलन का भी अवसर नहीं मिलता। अन्य परिस्थितियों में अनुकूलन के कारण जैव विविधता का ह्रास कम हो जाता है। अतः विकल्प ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकारक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, या फिर अत्यधिक वनोन्मूलन। तो क्या हो जाएगा इसमें प्रमुख कारक? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, यानी कि केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमुख कारक हैं। पहला है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक और दूसरा है कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, जैसे तेल के चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, ये सभी आते हैं। जबकि अत्यधिक वनोन्मूलन से कार्बन अवशोषण दर में कमी आ रही है, जिस कारण वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रही है। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। अगला है 57। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम ये मटर, एजोटोवेक्टर गेहूँ, और लास्ट है एजोला मक्का। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58।
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन या फिर रेगिस्तानी झाड़ियाँ? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। ये पहले भी रिपीट हो चुका है ना, कई बार रिपीट हो गया। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 1976, 1980, 1983 या फिर 1988? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980, 1980। तो वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। ये 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो बताइए, इसमें देखो, उष्ण कटिबंधीय वन तो ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, है ना। शंकु वृक्ष वन ये हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति ये सुंदरवन में, और पतझड़ वन ये राजस्थान में। ठीक है, तो आप इनको देख लेना और इनको सही मिलान कर लेना कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 61। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1994 में, 1995 में, 1996 में या फिर 1997 में? तो ये हुई थी 1996 में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना ये 1996 में हुई थी। यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछ सकते हैं ये पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या फिर कोयला? तो कौन सा करेगा? ये करेगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष दिए गए जो ईंधन है ये अस्वच्छ ईंधन है। इनके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से विविध ऑक्साइड आदि का उत्सर्जन होता है, जिससे कि पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन से दहन से जल उत्पन्न होता है जो कि प्रदूषक नहीं है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1968 में, 1972 में, 1984 में या फिर 1993 में? तो निर्दिष्ट बाघ अभयारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना ये 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च की गई थी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फिर फसली भूमि? तो कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर डी फसली भूमि। जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षा वन प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं, जबकि जो फसली भूमि है ये क्या है? ये मानव जनित जीवों है ना। तो ये मानव जनित जीवों का उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ है, ऊंट है, कंगारू है या फिर कंगारू चूहा? तो प्रश्नगत विकल्पों में कंगारू चूहा ये बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होता है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटीज किस शहर में स्थित है? भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में या फिर पुदुचेरी में? तो कहाँ पर है? यह ऑप्शन नंबर बी जामनगर में। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित जो जैव विविधता है उसकी सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है उसी के पास ये निकट में स्थित है।
तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग से, गोल्डन ओरियल से, येलो थ्रोटेड मार्टन से या फिर हंगुल या कश्मीर टैग से। तो दाचीगम ये किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर डी, हंगुल या कश्मीर टैग से। यूँ तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन जो दाचीगम है ये राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या इसे कश्मीर टैग के लिए ये प्रसिद्ध है। हंगुल ये लाल हिरण यानी कि रेड डियर की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये कब हुई थी? 1981 में। और ये उद्यान कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 22, मई 22, जून 23 या फिर अप्रैल 16। तो कब मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। तो जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, है ना, ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर क्रमशः क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर होती है जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर क्या होती है? मेसोस्फेयर होते हैं जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं। और उसके बाद क्या होती है? एक्सोस्फेयर जिसको हम बाह्य मंडल बोलते हैं। ठीक है। ओजोन की सर्वाधिक जो सांद्रता है वह कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में मिलती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती। वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर से पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी, है ना, चक्रवात, तूफान, बवंडर ये सभी की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैव मंडल आगार, वनस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान या फिर पवित्र उपवन। तो यह ऑप्शन नंबर बी, वनस्पतिक बाग। तो जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या कहलाता है? स्ववासन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम ये सभी क्या है? ये बाह्य वासन कहलाते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर फ्लोराइड। तो क्या पैदा करती है? ये करती है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन करती है ना। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार कर उसे 2 परमाणु में तोड़ती है। और दूसरे चरण में क्या होता है? प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन यानी कि O3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक कि समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिडस, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, टॉपोस्फेयर। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है
निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कर्नाटक में, ये तो सही दिया गया है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये असम में है, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल में, ये भी सही है। और जो लास्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये मध्य प्रदेश में है? नहीं, ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है सिमलीपाल? ये है उड़ीसा में। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये कब हुई थी? 1980 में हुई थी, 1980, और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से, है ना। तो धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु वातावरण में कौन सी गैस उत्सर्जन होती है? तो ये होती मीथेन गैस उत्सर्जन होती है। जबकि आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेटस, मीथेन ये उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है, संपोषणीय विकास है, या फिर मानव विकास है? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, संपोषणीय विकास है। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, या फिर नागासाकी में? तो ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर फ्लाइश एश? तो ये है ऑप्शन नंबर ए स्मॉग, है ना। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तथा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। और ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे PAN, है ना, ओजोन तथा स्मॉग, ये सब क्या है? ये द्वितीयक वायु प्रदूषण। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ, या फिर मरुस्थल? तो 64 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होंगे। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि जो प्रवाल वृत्ति है यानी कि कोरल रीफ है में उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 1 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो दिया गया है ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों माना है। तो उसमें जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60, या फिर 100? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 20 डेसिबल। तो सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहना की दृष्टि से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में, या फिर टोक्यो में? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी पेरिस में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी पेरिस में हुआ था।
तो देखो ये 2018 का प्रश्न है ना। तो देखो इसमें देखो, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन ये COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर ये 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, जबकि COP26 ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर ये 2021 तक ये ग्लासगो ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, पेरिस। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 2008 में ये हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना ये 2008 को लोकार्पित हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय है, वन है, पर्वतीय या फिर मरुस्थलीय है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सागरीय है, महासागर। तो महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र अपने रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही ये विघटित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे अधिक स्थिर तंत्र है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए या खाद बनाने के लिए? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। तो इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है, वैश्विक ताप में कमी है, या फिर सागर जल के ताप में वृद्धि है, या नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि है? तो वैश्विक प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा, वैश्विक ताप में वृद्धि, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ईथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण है जिसे मुख्य रूप से मीथेन शामिल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। तो कौन सा है? पहले बताया था डिक्लोफेनेक है। कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? डिक्लोफेनेक इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम गिद्धों की संख्या की बात करते हैं तो 1992 एवं 2007 के मध्य लगभग 97% तक इनकी कमी दर्ज की गई थी, है ना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है, या मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो अब हमें बताना है इसमें कूट इसमें कौन सा सही दिया गया है। कूट कौन सा सही दिया गया है? तो देखो इसमें जो सही है वे हो जाएगा 1, 2 और 4 इसमें राइट आंसर होगा। 1, 2 और 4 इसमें राइट आंसर होगा। लेकिन जो लोक सेवा आयोग है उसने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, है ना। इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि जो इसमें हिंदी में दिया है ये थोड़ा अलग था, और जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया था अंग्रेजी संस्करण के अनुसार कथन 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि जो इंग्लिश क्वेश्चन होता है ना, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश में ये सही दिया गया था, हिंदी में ये गड़बड़ थी, तो इसलिए इसे मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया गया था। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 75। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये प्रकाश रासायनिक धुएं यानी कि फोटोकेमिकल स्मोग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि आंखों में जलन पैदा करता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 76।
निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा या फिर कोयला ऊर्जा। तो इसमें जो सही है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? तो ये अब यहाँ से हमारे 2019 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। 2019 के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें दिया गया है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक तो होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सत्य दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है और पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। ठीक है, तो उसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगर आपने यही सारे क्वेश्चन कर लिए ध्यान से, इनको सुन लिया, समझ लिया, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से सही हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम है तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। अब तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो हमें कूट इसमें बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों ही सही हैं। फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों ही सही दिए गए हैं। तो जब कोई जल निकाय खनिजों एवं पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, जो शैवालों की अत्यधिक वृद्धि को प्रेरित करता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सुपोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन में कमी आती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या फिर आधुनिक पर्यावरण। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो सामान्य तौर पर प्राकृतिक पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वन में पाई जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अगला है 49, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन्स है, मैथिल मर्क्यूरी है, गुलाब का पौधा है या फिर सूरजमुखी का पुष्प है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन्स है ना। तो वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किससे होता है? लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी है। ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर मीथेन है। तो कौन सी है? मीथेन है ना। तो धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पेरिस में है, नई दिल्ली में है,
गुरुग्राम में है या फिर न्यूयॉर्क में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, 100% और ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, द्वीप या फिर पुडुचेरी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, द्वीप। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ष 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। दीव में 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई थी। इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर या फिर प्रोजेक्ट हाथी? तो हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले तो इनकी डेट हमें याद होनी चाहिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1972, वर्ष 1972 में। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में, 1973। और प्रोजेक्ट हाथी ये हुआ था 1992 में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इसे पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार होता है, वी आकार होता है, एल आकार होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा यू आकार होता है। कैसा होता है? उल्टा यू आकार होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कारण कथन वाला प्रश्न है। तो हमें कथन दिया गया है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण है इसका सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता से प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो देखो इसमें जो सही है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए व बी दोनों में या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A यानी कि 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो पहला है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायो सेफ्टी, ये सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत से संबंधित है, ये भी सही है। लास्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये जल संरक्षण, ये इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है। तो इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जो कि जापान में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। इसमें जो सही है ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कथन दिया गया है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं।
कारण है इसका कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तितलियां अनियत तापी प्राणी हैं, इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती, परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में ये उड़ान नहीं भर सकती। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 59। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है। तो यह ऑप्शन नंबर बी घटती है। क्या है इसमें सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि घटती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से अगर हम दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण करेंगे, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे, तो क्या होगा, उसकी मात्रा घटती जाती है। यानी कि हर पोषण स्तर पर उपलब्ध जो उसकी ऊर्जा है वह क्या है, उसकी मात्रा घटती जाती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल या नीला हरा शैवाल। तो यह ऑप्शन नंबर डी नीला हरा शैवाल। तो नील हरित शैवाल जो जलीय पौधों का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, धुआं स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण से होता है। तो ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्मोक अथवा धुआं और कोहरे से मिलाकर बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, धूम्र कोहरा कहा जाता है। यह गहन प्रदूषण का एक प्रकार है। धूम्र कोहरा या स्मोग एक प्रकार का क्या है, दृश्य वायु प्रदूषण है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों, ओजोन, धुएं और अन्य निलंबित कणों का संगठित रूप होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण या फिर प्रदूषण नियंत्रण। तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1987 में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालयन, पश्चिमी घाट या फिर मध्य भारत। तो कौन सा है, यह ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, योजना आयोग है, विनिवेश आयोग है, नीति आयोग है या फिर वित्त आयोग है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग है। तो भारत में सतत विकास लक्ष्यों एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था नीति आयोग है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। SDG 6, 7, 8, 9। तो कौन सा करेगा, ये करेगा ऑप्शन नंबर ए SDG 6। ठीक है, कौन सा करेगा, SDG 6 इसमें सही आंसर होगा। अच्छा, सतत विकास लक्ष्य SDG 6 के उद्देश्य क्या क्या है। तो वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल सर्वत्र और समान रूप से सुलभ कराना है। वर्ष 2030 तक सबके लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाएं सुलभ कराना,
खुले में शौच जाना बंद कराना, इसमें महिलाएं, लड़कियां तथा लाचारी की हालत में जीते लोगों की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और इसके अलावा वर्ष 2030 तक प्रदूषण कम करके, कचरा फेंकना बंद करके और हानिकारक रसायनों तथा सामग्री को कम से कम छोड़कर पानी को गुणवत्ता सुधारना, अनुपचारित गंदे पानी का अनुपात आधा करना और दुनिया भर में पानी की रिसाइकलिंग और सुरक्षित ढंग से दोबारा इस्तेमाल में बहुत अधिक वृद्धि करना है। 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल के किफ़ायती उपयोग को बढ़ावा देना और ताज़े जल की टिकाऊ निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित कराना, जिससे जल का अभाव दूर हो सके और जल के अभाव से जूझते लोगों की संख्या में कमी आ सके। 2030 तक और क्या क्या है, सीमा उपयुक्त के अनुसार सीमा पार से सहयोग सहित सभी स्तरों पर समन्वित जल प्रबंधन लागू करना और जल संचयन, जल का खारापन दूर करने, जल की किफ़ायत, गंदे जल के उपचार, रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी सहित जल एवं स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों और कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण का दायरा विकासशील देशों तक बढ़ाना और जल एवं स्वच्छता प्रबंधन सुधारने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी का समर्थन और मजबूती देना। तो ये सभी उद्देश्य हैं, सतत विकास लक्ष्य 6 के उद्देश्य हैं, है ना। तो आप इसकी व्याख्या पर भी ध्यान देना, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं, कथन कारण में भी ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, समवृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग या फिर एजेंडा 21? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, क्लब ऑफ रोम। तो अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, रोम की एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक? तो ये रखा गया है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक रखा गया है। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां कॉप सम्मेलन ये नई दिल्ली में 13 सितंबर 19 को संपन्न हुआ था। तो ये 2019 के प्रश्न है, इस वजह से ये आया है ना। तो अच्छा, इस सदस्य देशों में 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, तो यहाँ से ये है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ से हमारे 2020 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, 2020 के प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? है ना, उनमें एक महत्वपूर्ण नहीं था। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास या फिर जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक एवं विकास। तो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से की गई चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीतिक एवं विकास पर यह चर्चा का विषय नहीं था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, अवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन या फिर 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसमें जो सही है ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 20 में राइट होगा, अवर कॉमन फ्यूचर। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या फिर राजगोपालन।
तो इसमें जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। तो साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार या फिर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना तथा वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण हैं, जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जीव विलुप्त नहीं होंगे बल्कि उनमें आवास व भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो इसमें वैसे तो जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये 2020 का प्रश्न है। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70%, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर है। 1 और 2 इसमें दोनों ही सही दिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये दिया है इंद्रावती, तो ये है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती छत्तीसगढ़। मोलेम ये है गोवा और कलेसर ये है हरियाणा में। तो इसमें देखो एनविस सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा 104 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख नहीं है। अगर प्रश्न में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पर बेतला या पलामू राष्ट्रीय उद्यान होता तब इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प ए का चुनाव किया जा सकता था। लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या फिर जैव विविधता अधिनियम। तो इसमें हमें सबसे पहले डेट पता होनी चाहिए, है ना। तो बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। दूसरा है यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में पारित किया गया, वर्ष 1972 में पारित किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी का प्रारंभ वर्ष ये 1992 है, 1992 में। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में पारित किया गया था। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम या फिर जैवीय चक्र। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रसायन चक्र। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र, इसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहलाता है। इसके तहत जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर -20 डिग्री। तो कितना होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, -18 डिग्री सेल्सियस। तो हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -18 डिग्री सेल्सियस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। विदित हो कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 14.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीन हाउस गैसों के
अभाव में सतह का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इस प्रकार सतह का औसत जो तापमान है ये -18.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी या फिर जैव भार का पिरामिड? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी सीयर। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान के बाद फिर बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीयर बोलते हैं। SERE सीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन? तो कौन सी नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं, है ना। इनमें प्रमुख कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मीथेन, ओजोन, ये सभी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या जैविकी पर्यावरण? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, परिचालन पर्यावरण। कौन सा है? परिचालन पर्यावरण इसमें राइट आंसर होगा। तो सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियों, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां यथा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थितियां शामिल होती हैं, जबकि जैविकीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, वर्कले द्वारा या फिर रेटजेल द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, बेनेट द्वारा। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था ये किया था जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया था। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना या फिर प्रवाल भित्ति का विरंजन होना? तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। तो वैश्विक ताप वृद्धि या फिर ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा तथा चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ेगा। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हमें सम्मेलन दिए गए हैं तो ये हमें पता होना चाहिए ये कब हुए थे। तो सबसे पहले ये है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो ये हुआ था 1972 में, 1972 में। दूसरा है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये हुआ था जून 1992 में, जून 1992 में, ठीक है। तीसरा है ये है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, ये हुआ था अप्रैल 1987 में, 1987 अप्रैल 1987।
और लास्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, ये हुआ था 1989 में, 1989 में। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, छोटे मगरमच्छ, लाल मुकुट वाले कछुओं और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए उत्तरी भारत में संरक्षित क्षेत्र है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे आ जाते हैं 2021 के प्रश्न। 2021 के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 30 जनवरी को। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। तो वर्ष 1954 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया था। इस तारीख को वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। 2021 की विश्व ओजोन दिवस की थीम थी, ये 2021 का, इसलिए इसमें 2021 की दी गई है। तो 2021 की थी विश्व ओजोन दिवस की थीम, ये थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। और अगर 2022 की पूछता है, 2022 की पूछता है तो इसकी क्या है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर G8 समिट, हेलीजेंडम। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल IPCC ने क्योटो प्रोटोकॉल में दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले के लिए यह बाध्यकारी प्रावधान था। कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नीचे कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है, तो हमें अभी कथन दिया है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण इसका यह है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो देखो, एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना। यदि किसी एक जीव की जनसंख्या बढ़ती या घटती है तो यह शेष पारितंत्र को भी प्रभावित करती है। जैसे यदि खाद्य श्रृंखला में जो मेढक है वह पूर्णतः समाप्त हो जाए तो एक तरफ जलीय कीट पतंगे बढ़ेंगे और वहीं भोजन के लिए मेढक पर आश्रित मछलियां की संख्या भी घटेगी, है ना। तो इसमें देखो जो सही है ये हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें जो ए है ये गलत दिया गया है और इसमें आर सही दिया गया है, यानी कि ए गलत है किंतु आर जो दिया गया है वो सत्य है। अगला है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें दिया गया है इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। केवल सेकंड वाला इसमें सही दिया गया है। तो नेट जीरो का तात्पर्य क्या होता है। तो नेट जीरो का तात्पर्य ये उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु
विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 तक की अवधारणा विकसित की है। वर्ष 2015 पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया। भूटान वर्तमान में कार्बन निगेटिव वाला देश है और उसने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक, चीन ने 2060 तक तथा भारतवर्ष ने ये रखा है 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ये क्या होता है? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या फिर खनन से। तो फ्लाई ऐश ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। तो फ्लाई ऐश ये क्या है? वायु एवं जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। कोयला एवं लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र इसके प्रमुख स्रोत हैं। 22 अप्रैल 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था कि सभी ताप विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश का पर्यावरण अनुकूल तरीके से उनके द्वारा उत्पन्न राख का 100% उपयोग सुनिश्चित करें। तो इसमें जो सही है ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प। तो क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, धूल कण है। तो वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल कण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सुमिलित करना है हमें। सूची 1, सूची 2 दी गई है। तो एक तरफ हमें जैवमंडल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो ये है सबसे पहले सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ स्थित है? ये है ओडिशा में। सिमलीपाल है ओडिशा। दूसरा है पंचमढ़ी, तो ये है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। नंदा देवी ये है उत्तराखंड में और नोकरेक ये है मेघालय में। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या फिर बायोगैस। तो कौन सी है? यह है ऑप्शन नंबर 43 का जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। कच्चा तेल, कोयला तथा प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ये सभी क्या हैं? ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या फिर ध्वनि। तो किसके मापन में होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, धुआं में। तो रिंगेलमैन स्केल धुएं के अवास्तविक घनत्व या अपारदर्शिता के मापन का एक पैमाना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1982, 1986, 1990 या फिर 1992। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है धारा 3 के तहत। धारा 3 उसमें भी 3 के तहत। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इको मार्क की प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से या फिर आयातित सामग्री से। तो किससे है? यह ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। तो उपभोक्ताओं की जागरूकता को बढ़ाने हेतु सरकार ने वर्ष 1991 ईस्वी को मार्क योजना की शुरुआत की थी। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, ये हैं प्रधानमंत्री।
तो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। तो 47 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अब आ जाते हैं हमारे यहाँ से 2022 के प्रश्न। ठीक है, 2015 से हमने 2022 तक 2021 तक कंप्लीट कर लें। अब यहाँ से आ जाते हैं 2022 के प्रश्न। तो चलिए फिर देखते हैं, ये लास्ट है 2022। तो इसमें पहला दिया है, यह उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है इसमें कतरनिया घाट, किशनपुर, चंबल या फिर रायपुर। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो देखो, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन वन सांख्यिकी पुस्तक 2018 तथा एनविस पोर्टल पर उपलब्ध वन्य जीव अभ्यारण्य के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश के कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था। विकल्पगत वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उनकी स्थापना का वर्ष निम्नवत है। तो जो देखो ये दिया है कतरनिया घाट, ये है 1976। दूसरा है चंबल, ये है 1979। और ये है किशनपुर, ये है 1972। ठीक है, 1972। तो रायपुर में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव बिहार की स्थापना ये 1977 में हुई थी। अतः यह प्रश्न मूल्यांकन श्रेणी से बाहर किए जाने वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें तो अतः यह प्रश्न मूल्यांकन श्रेणी से बाहर किए जाने योग्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में, 1986 में, 1971 या फिर 1981। तो पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भारत में 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT एक डैश है। तो क्या है? तो ऑप्शन इसमें दिए अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक या फिर जैव अपघटनीय प्रदूषक। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। DDT ये क्या है? एक अजैव अपघटनीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अजैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरण DDT, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ ये सभी हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? डल, कोलेरू, लोकटक या फिर बुलर। तो किस में है? ये है ऑप्शन नंबर सी, लोकटक। तो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये विष्णुपुर जिला मणिपुर में स्थित है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला या फिर गोबर। तो इसमें से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा। प्रश्नगत विकल्पों में लकड़ी, कोयला एवं गोबर बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि जो परमाणु ऊर्जा है ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ये तो बहुत ही, ये क्वेश्चन तो हर पेपर में रिपीट हुआ है ना। आपने देखा होगा 2015 से 2022 के प्रश्नों में ये क्वेश्चन तो आया ही आया है हरित गृह गैस के बारे में कि कौन सी गैस है कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन तो बनाइए। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? अब तो याद हो गई होंगी। जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आर्गन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था।
नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। तो गंगा एक्शन प्लान, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1985 में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हुई थी 1985 में, है ना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हुई थी। इसके प्रथम चरण गैप 1 में इसका उद्देश्य था कि गंगा के जल को स्वच्छ करना था। गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण की शुरुआत ये 1993 हुई। इसका उद्देश्य था कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां जैसे यमुना, गोमती तथा दामोदर को भी शामिल कर लिया गया। अच्छा, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP की शुरुआत हुई, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चल रहा है। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, ओजोन, एल्यूमिनियम आयन, फास्फोरस या फिर मीथेन। तो क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन होता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र यानी कि फोटोकेमिकल स्मोग या स्मोक एवं फॉग के मिलने से बना प्रकाश रासायनिक धूम्र में शामिल प्रदूषक निम्नवत हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, पैन यानी कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सभी हैं, है ना। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस है, केला है, नीम है या फिर बबूल है? तो ये सभी जानते हैं कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर ए, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है क्योंकि ये क्या है, ये भूजल के जो स्तर है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर भूटान? तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल ये अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? प्रकीर्ण और विकिरण, लघु तरंग और विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण या फिर परावर्तित और विकिरण? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, है ना, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा तृप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? कोचीन है, नई दिल्ली है, चेन्नई है या फिर अहमदाबाद है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कोचीन है। कौन सा है, कोचीन है। तो केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसने यह उपलब्धि वर्ष 2015 में प्राप्त की थी, 2015 में। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? असम है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या फिर अरुणाचल प्रदेश है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, तो ये 647 वर्ग किलोमीटर में, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा ये 537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो सबसे पहले है, जो प्रथम स्थान पर है ये है आंध्र प्रदेश, दूसरे पर तेलंगाना और तीसरे पर ओडिशा। अगला है 56, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो हमें कथन ए और कथन आर हमें दिया गया है। कथन कारण वाला प्रश्न है, तो ये बोल रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। इसका कारण दिया गया है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो देखो, पादप प्लवक सूक्ष्म जीव है जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड है
सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 हेतु इस दिवस का विषय था, यानी इसकी थीम क्या थी? ये थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये इसकी थीम है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो हमें कूट दिया गया है, इसमें बताना है हमें कि कौन से सही दिए गए हैं। तो यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा दिया गया है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसमें से कौन सा हमें सही दिया गया है? तो देखो इसमें जो सही दिया गया है वह कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। ए तथा दो दोनों ही सही हैं। तो विकल्पगत दोनों कथन सही हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है और प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती है। तो इसमें जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पर्यावरण के जितने भी प्रश्न बने 2015 से 2022 तक जितने भी प्रश्न बने थे वह सभी आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आपने देखे कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो पर्यावरण ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट हुए हैं उसमें, है ना। आपने देखा ही है कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए थे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो हमारी विज्ञान की वीडियो आएगी। उसमें 2 टॉपिक रह गए हैं, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो कल तक वो वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।